फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। उसमें हम कौन कौन से फैक्टर पढ़ चुके हैं? कॉन्सेंट्रेशन, उसके अलावा हम पढ़ चुके हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम इफेक्ट, उसके अलावा पढ़ चुके हैं टेम्परेचर वाला इफेक्ट, ठीक है ना, और उसके बाद कैटेलिस्ट, ठीक है। अब अगला देख रहे हैं हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। बातें बंद भाई, बातें बंद। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस बातें भाई। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जिस भी कंटेनर में इक्विलिब्रियम मिक्सचर पड़ा हुआ है, यहां पे मैंने लिया इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। अब इस कंटेनर का जो वॉल है ये फिक्स है, यानी कि यहां हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है इट इज ए क्लोज कंटेनर। अब क्लोज कंटेनर में कहीं पर अगर हमने एक होल रखा हुआ है, उस होल के थ्रू हमने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी, ठीक। अब इनर्ट गैस का क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय इनर्ट गैस? जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि इनर्ट गैस होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। लेकिन यहां सेंस इनर्ट गैस से है कि विच डज नॉट रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी हम ऐसी गैस डाल रहे हैं जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं करती हो, तो हम उसको यहां पे नाम दे देंगे इनर्ट गैस, ठीक है। हम इनर्ट गैस ऐड करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो आप सीधा याद कर सकते हो कि नो इफेक्ट या नो चेंज ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन की जगह मैं लिख सकता हूं नो चेंज ऑन, या अभी कंपोजिशन लिख देते हैं, मोल्स भी लिख सकता हूं जैसे, नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, नो चेंज ऑन कंपोजिशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो हमने जैसे ही इसमें इनर्ट गैस ऐड की, सडनली क्या होगा कि टोटल मोल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। टोटल मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक। अब ऐसा होगा कि मैं ये मान रहा हूं टोटल मोल ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे। मैंने एक चीज यहां मान ली कि मोल्स ऑफ ईच रिएजेंट, मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। मैं इस चीज को बाद में और समझाता हूं। अभी मैं ये मान रहा हूं कि मोल सभी के कांस्टेंट बने रहेंगे। अगर हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल कांस्टेंट बने रहे तो इससे क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का XI होता है NI अपॉन N टोटल। हमें बोल रहे हैं कि जैसे हमने इनर्ट गैस डाली, इनर्ट गैस के डालने से क्या हो जाएगा कि गैस के टोटल मोल बढ़ जाएंगे। अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि दिस रिमेन्स कांस्टेंट और ये चीज हमने बढ़ा दी, तो क्या इफेक्ट होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट डिक्रीजेस, सही है। अच्छा, पी टोटल जो है, पी टोटल इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन टोटल RT अपॉन V, सही है। टेम्परेचर के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, तो टेम्परेचर को तो क्या माने हम? कांस्टेंट। वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला फैक्टर ले रहे हैं। अगर मैं एन टोटल बढ़ाता जा रहा हूं तो इसका पी टोटल पे क्या फर्क पड़ेगा? पी टोटल ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज हुई कि मोल, टोटल मोल्स ऑफ गैस बढ़ गए, मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का कम हो गया, और एन टोटल बढ़ने की वजह से पी टोटल भी बढ़ जाएगा इनसाइड द कंटेनर। अब होगा क्या, अगर मैं मानूं कि पहले 2 मोल पड़े हुए थे, एक कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, कैलकुलेशन समझने के लिए, सपोज 2 मोल पड़े हुए थे और 2 मोल मैंने यहां डाल दिए, तो उससे क्या होगा? सडनली टोटल मोल्स डबल हो गए, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब यहां आके देखते हैं, अगर ये डबल हो गया तो पी टोटल भी डबल हो जाना है, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट करके इसको डबल कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा। अच्छा, हाफ हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर हम लिखते हैं हमेशा
इज इक्वल टू, एक तरीका तो ये NiRT अपॉन बी। मैं बोल रहा हूं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा मोल्स पे, मोल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर हर चीज का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन XIP टोटल होता है, ठीक है। हमें कहना है कि ये चीज इंक्रीज करी और मोल फ्रैक्शन डिक्रीज किया। मैं अभी ये बता रहा हूं कि अगर ये ट्वाइस हो गया है तो ये हाफ हो जाएगा। इस तरीके से एडजस्ट होगा कि ये ओवरऑल वैल्यू क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। सही है। तो अब हम ये देख रहे हैं, और कंसंट्रेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन हर कंपोनेंट का किस पे डिपेंड करता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट मान रहा हूं और मोल भी क्या मान रहा हूं, कांस्टेंट, तो ये चीज भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि हमने इनर्ट गैस डाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या क्या चीज चेंज हो सकती है। सबसे पहले तो जो कांस्टेंट रहेंगे वो देख रहे हैं, मोल हर कंपोनेंट के क्या बने रहेंगे, कांस्टेंट। ऐसा अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमें मान रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो केपी और केसी के बारे में हमेशा ये बोलेंगे कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। हमें बोल रहे हैं कि मोल हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट बना रहेगा। हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो पड़ा हुआ था रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसके मोल कांस्टेंट है, ठीक है। मोल कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। पर क्या क्या चीज बदल रही है, एन टोटल इंक्रीजेस, एन टोटल इंक्रीजेस, उसके अलावा पी टोटल इंक्रीजेस, ठीक। तो यहां पे लिख देता हूं, वैसे मैं इसको थोड़ा वहां पे विजिबल नहीं है, कि मोल जो है हर एक चीज के मोल्स, प्रेशर, ठीक है, ये कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो गई है। कौन कौन सी चीज चेंज हो गई है कि एन टोटल जो गैस के पड़े हुए हैं वो बढ़ गए, मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का डिक्रीज हो गया, और पी टोटल इनसाइड द कंटेनर वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो मल्टीपल बनाया जा सकता है ना, ठीक है ना। हमसे ये बोला जाएगा कि एट इक्विलिब्रियम सम मोल्स ऑफ नियोन इज एडेड इन द कंटेनर, या कोई दूसरी गैस दे दी जो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वॉल्यूम करते ही ये ऑप्शन डाले जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये डाल दे कि मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, पी टोटल इज कांस्टेंट। गलत हो गया, पी टोटल तो बढ़ना ही है ना। अगर पहले से कंटेनर के अंदर जो मोल पड़े हुए थे, अगर वो वैसे के वैसे पड़े रहे, लेकिन हमने कुछ मोल गैस के भी जोड़ दिए, इनर्ट गैस के, तो डेफिनेटली टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, टोटल मोल्स इंक्रीज करेंगे, मोल फ्रैक्शन जो पहले से पड़े हुए थे उनका डिक्रीज हो जाना है ना। और फिर इन दोनों का समीशन, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट मान के पार्शियल प्रेशर सभी का गैस का कांस्टेंट, समझ गए बात हो। कॉन्सेंट्रेशन सभी की क्या माननी है, कांस्टेंट, ठीक है। अब आप ये समझो कि मान लीजिए 1 ATM और 1 ATM पे दो गैसेस पड़ी हुई थी, पार्शियल प्रेशर था। अब आपने 2 ATM वाली एक गैस और डाल दी इसमें, तो पहले 2 ATM था, अब 2 ATM वाली गैस डाली तो 4 ATM हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी टोटल इज इंक्रीजिंग, बट जो कंपोनेंट पहले पड़े हुए थे वो तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं ना 1 ATM पे, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के। हमें बोल रहे हैं कि मोल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मोल पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कंपोजिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पर टोटल मोल्स तो बढ़ने, ठीक है ना। तो ये यहां से एक अच्छा मल्टीपल बन सकता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मुझे पता है मैं होश में ही हूं बिल्कुल। एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, मुझे शौक नहीं है कतई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए
कुछ लोगों को है, मेरे यार दोस्तों को, पर मुझे कतई शौक नहीं है, मैं हमेशा होश में रहता हूँ एकदम, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, अब कंटेनर में पिस्टन हम ऐसा रखेंगे जो मूवेबल हो। अब मूवेबल अगर पिस्टन रखा हुआ है और सपोज करो मैं यहां पर इनर्ट गैस ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब इनर्ट गैस जैसे मैं ऐड करूंगा तो सडनली मोल्स टोटल बढ़ जाएंगे, और टोटल मोल्स बढ़ते ही हीट टोटल बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या चीज बोल रहा है कि प्रेशर, यानी पहले जितना प्रेशर था इनर्ट गैस डालने के बाद भी उतना ही प्रेशर रहना चाहिए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा एक ही केस में संभव है कि अगर हम पिस्टन को मूवेबल रखें और इसे ऊपर जाने दें, ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो प्रेशर बढ़ा है ना उसको कम कर लेगा। ऐसे समझे कि मान लो पहले 1 ATM था, सडनली मैंने इनर्ट गैस डाली 3 ATM हो गया। अब इस 3 ATM को वापस 1 ATM पे लाना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पिस्टन को ऊपर जाने दूं, तो वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि हमने इनर्ट गैस ऐड कर दी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। एज सून एज इनर्ट गैस इज एडेड, इनर्ट गैस इज एडेड, तो हम ये बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक, इंक्रीजेस। ये तो होगा एकदम इमीडिएटली, ठीक है। टू मेंटेन सेम प्रेशर, टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर या सेम प्रेशर बोल दो, टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर पिस्टन मस्ट मूव, piston should be moved in upward direction, in upward direction, direction to maintain, तो ये पहले लिख चुके हैं, should move in upward direction, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। भाई आपने उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या किया, पिस्टन को ऊपर ले गया हम, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर था यहां पर वो बढ़ गया, वॉल्यूम ज्यादा मिल गया उसे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो हम इस केस में ये बोलते हैं इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब इस चीज को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं कि व्हेन वी आर एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला इफेक्ट रिमेंबर करें अपन, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे थे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रही थी जिधर गैस के मोल कम होते हो, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे इसका उल्टा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उधर जाएगी जिधर गैस के मोल बढ़ते होंगे। तो क्या इफेक्ट होगा इसका कि रिएक्शन उधर चली जाएगी जिधर गैस के मोल बढ़ जाते हो। अब गैस के मोल किधर बढ़ते हैं ये रिएक्शन देख के पता लगेगा, डेल्टा एनजी से, ठीक है ना। तो वो चीज हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको रिप्लेस करके मैं बोल दूं कि इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये तो हो गया कि किसके जैसा इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसका लॉजिक समझ गए हैं, वॉल्यूम हमें बढ़ाना पड़ेगा प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और इंक्रीज इन वॉल्यूम पे रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट in direction where moles of gas increases, ठीक, मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया। अब इसमें मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करने में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक गैस से मैं बना रहा हूं 2B गैस, और इसमें मैं क्या कर दूं, इनर्ट गैस ऐड कर दूं, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन किधर जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड रिएक्शन प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। इधर जाने पर गैस के मोल बढ़ रहे हैं,
इसका मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये मुझे पता लगेगा। फॉरवर्ड में जाने का मतलब बी बढ़ता जाएगा और ए कम होता जाएगा, तो कंपोजिशन चेंज होगी इस केस में। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा, और बैकवर्ड आती तो कम हो जाता। केपी और केसी पे क्या फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि ज्यादातर जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होती है दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिसोसिएशन मतलब किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं तो सम हीट इज रिक्वायर्ड, पर ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। ऑल डिसोसिएशन आर नॉट एंडोथर्मिक, ये चीज दिमाग में रखें। मैं चीज क्यों समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ए सॉलिड प्लस बी गैस, और यहां से मैंने लिया सी गैस। अगर मुझसे बोला जाए कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या हम बता सकते हैं यहां पे? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें डेल्टा एच का पता नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान लो हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हमें रिएक्शन दे रखी है और टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा हो और डेल्टा एच के बारे में हमें कोई आइडिया ना हो, तो वो क्वेश्चन हमें छोड़ना है, हर हाल में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन को देखकर उसके डेल्टा एच के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हो। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया कि जनरली डिसोसिएशंस आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन जनरली वर्ड जो आ गया इसका मतलब एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हमें कंफर्म नहीं पता हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है, तब तक उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। तब उस केस में क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा। अगर वो डेल्टा एच दे देता है साथ में, तब फिर वो एक आसान क्वेश्चन माना जाएगा। मान लीजिए मैंने नेगेटिव लिख दिया, अब बता सकता हूं मैं। तो सबसे पहला मैं इफेक्ट देख रहा हूं कि मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। बताइए क्या होगा इसमें, नो इफेक्ट। क्यों, सॉलिड है। ठीक है, दूसरा मैं देख रहा हूं कि मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, मैं रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी। तीसरा मैं देख रहा हूं कि मैं सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन गोज इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बढ़ाने में। इसको हम स्टडी कर लें, यहां तो डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा, इसे 2C कर रहा हूं तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैं कंक्लूजन यही से ड्रॉ कर लेता हूं कि इधर जाने पर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। समझ गए बात हो, यानी किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव आ गया तो इधर फॉरवर्ड जाने पे गैस के मोल बढ़ रहे हैं, और अगर नेगेटिव आ गया तो बैकवर्ड जाने पे मोल्स गैस बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अभी डेल्टा एन जी मैंने पॉजिटिव रखा 1। ये तो बात समझ गए ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 2, 2 - 1 करके निकाला है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेल्टा एन जी। अब मैं चौथा पार्ट पूछ रहा हूं कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, चलिए अब रिएक्शन किधर जाएगी, या फिर मैं इसको ही बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ाने पे उधर जाएगी जिधर गैस के मोल कम होते हो। कम किस डायरेक्शन में होंगे, बैकवर्ड। ठीक, पांचवा कि वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल बढ़ते होंगे। इसका उल्टा इफेक्ट हो गया तो किधर चली गई, फॉरवर्ड। ठीक, उसके बाद छठा है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बताइए किधर जाएगी, ध्यान से देखा नहीं आपने, मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो डेल्टा एच को देखोगे ना आप, नेगेटिव वैल्यू है, तो के पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा। के डिक्रीज होगा, इसका मतलब रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड। बात समझ गए हैं। इसके बाद मैं ले रहा हूं 7th कि कैटलिस्ट इज एडेड, तो हम ये लिखेंगे नो इफेक्ट। लेकिन किसी चीज पे तो फर्क पड़ेगा कैटलिस्ट से, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी एज वेल एज रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में जो टाइम लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम इज अर्ली एस्टेब्लिश्ड। 8वां हम देख रहे हैं इनर्ट गैस इज एडेड
at constant volume is added at constant volume. ठीक, तो हम यहां आंसर क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट किस पर? नो इफेक्ट ऑन मोल्स, नो इफेक्ट ऑन, नहीं कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगा. अगर मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूं कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, अभी ये ध्यान देने वाली बात है. मोल परसेंट तो चेंज हो जाएगा. मान लीजिए हमने एक एक मोल लिया हुआ था रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, 50-50% थे, एक और कंपोनेंट डाल दिया तो परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा ना अल्टीमेटली. तो अगर हम ये बोलें, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी बनाया जा सकता है. मैं बोलूं कि मोल के बारे में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. मैं बोलूं मोल परसेंट, नॉट कांस्टेंट, चेंज हो जाएगा ना. ठीक, तो हमारे इस केस में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा? मोल, पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन. क्या क्या चीज चेंज होगी? मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स और पी टोटल, ये सारे चेंज होने वाले हैं. ठीक है, और अगला है लास्ट, इनर्ट गैस इज एडेड. इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब बताइए रिएक्शन किधर जाएगी? अब देखिए इफेक्ट इज सेम एज, यानी जो 5 का इफेक्ट है वही 9 का इफेक्ट होगा. इसमें फॉरवर्ड जा रही है तो इधर भी किधर जाएगी? अब मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो हम सीधा कैसे करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पे हमें पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट है, और वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट यानी कि मोल इंक्रीज होने चाहिए. मोल किधर इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एनजी को देखकर जवाब देना है. ठीक है, तो ये आपका समरी है लीच एटेलियर प्रिंसिपल का. ठीक है ना, लीच एटेलियर प्रिंसिपल में जितने फैक्टर हैं वो सारे अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं. अगर आप ये प्रॉब्लम समझ गए हैं तो आपने लीच एटेलियर समझ लिया है. समझ गए बात को? जो बच्चों को दिक्कत आती है सब ज्यादा, वो एक इसमें आती है, इस टॉपिक में. सारा लॉजिकल पार्ट है. ठीक है ना, किसी में डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो. फिजिकल इक्विलिब्रियम. फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम किसको रख रहे हैं कि आइदर देयर इज फेज चेंज, देयर इज फेज चेंज और एलोट्रोपिक चेंज. मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं एक बारी कि फेज चेंज हम किसको बोलेंगे कि जैसे सॉलिड से गैस बन गया. ठीक है ना, इसको फेज चेंज बोले, या सॉलिड से लिक्विड बन गया, दिस इज अ फेज चेंज. और एलोट्रोपिक चेंज क्या है कि जैसे मान लो ग्रेफाइट लिया मैंने और ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर दिया. तो दीज टू आर नेचुरल एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ठीक है, तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, तो ये एक तरह से एलोट्रोपिक चेंज. अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको एक लाइन ध्यान रखनी है. अब लीच एटेलियर प्रिंसिपल को भूल जाए. हमें कहेंगे कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड reaction will proceed where volume decreases. अब ये चीज पे ध्यान दें आप. प्रेशर में बढ़ा रहा हूं और वॉल्यूम जिधर डिक्रीज होगा रिएक्शन उधर चली जाएगी. अब सपोज इसका केस लेता हूं मैं, ये दोनों सॉलिड है, तो क्या हम यहां से डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं? नहीं. तो जो हमने पिछले केस देखे हैं वहां तो डेल्टा एनजी के बेसिस पे जवाब दे रहा हूं मैं कि प्रेशर बढ़ाया तो क्या किया हमने. ठीक है, लेकिन यहां पर तो प्रेशर में उसका कोई रोल ही नहीं है. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किस तरीके से एडजस्ट होता है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो किसी चीज पे आप प्रेशर लगाओगे तो वो दबाव लगने से वो चीज सिकुड़ेगी, तो वो चीज क्या करना चाहेगी? अपना वॉल्यूम कम से कम करना चाहेगी. इसलिए रिएक्शन किधर जाएगी? प्रेशर बढ़ाने पे, जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता हो. अब लीच एटेलियर से नहीं देख सकता मैं. ठीक है ना, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किस कैटेगरी में आते हैं? जहां सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपर बन रही हो, या एलोट्रोपिक चेंज. तो भूल जाए अपन उसको, हम सिर्फ एक लाइन ध्यान रखेंगे, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज. ठीक है ना, अब इसका एप्लीकेशन ले रहे हैं, वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर. अब देखिए, बॉइलिंग जब वाटर अपन लिखेंगे तो हम लिखेंगे H2O लिक्विड से
हम क्या बना रहे हैं, H2O वेपर। ठीक, लिक्विड से अगर मैं वेपर बना रहा हूं तो सबसे पहली चीज तो हम ये देखें यहां पे कि लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये रिएक्शन को हीट चाहिए, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि डेल्टा एच इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, यानी दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, अगर हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो हर लिक्विड के लिए एक टेम्परेचर फिक्स है जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है। हम उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स है लिक्विड का? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। जब प्रेशर 1 atm होगा तब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। उसका कारण क्या है कि अगर आप किसी चीज को बॉईल कर रहे हो तो जो उसकी वेपर बनेगी उसको ऊपर जाना है, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नीचे। तो आप सिंपल बात यहां से देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा वेपर उतनी ही देर से निकल पाएगी, और वेपर ज्यादा देर से निकलेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहीं से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं मैं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और कम कर दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वो हम यहां से भी देखेंगे। ठीक है, वो चीज हम यहां से भी देखने वाले हैं। अब लिक्विड और वेपर में मैं कंपेयर करूं तो लिक्विड ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेस। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा देन द वॉल्यूम इज हाई, लेस या हाई जो भी मोर या हाई लिख दें, हाई। अब मैं पहला केस देख रहा हूं, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, रिएक्शन किधर जाने वाली है, क्यों, क्योंकि T बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो फॉरवर्ड। दूसरा फैक्टर में देख लूं कि टेम्परेचर कम किया तो K कम होगा और रिएक्शन किधर चली जाएगी, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है कि रिएक्शन शुड गो इनटू फॉरवर्ड साइड। अब एक प्रैक्टिकल बात है ये कि हम किसी चीज को, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वाटर ज्यादा बॉईल कब होगा, जब ज्यादा हीट दें हम उसे। तो मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं हीट दे रहा हूं, तो ज्यादा लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो रिएक्शन किधर जाएगी, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस से अपन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो फैक्टर है कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल प्रोसीड वेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम किधर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। जैसे ये बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, अब मैं इसको एक बार चौथा फैक्टर लिख के भी करता हूं, प्रेशर में डिक्रीज कर दूं तो किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग इज इजी। और बॉइलिंग इजी किस लिक्विड की होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट यहां डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ा दिया तो मैं कहूंगा कि बॉइलिंग डिफिकल्ट हो गया, और बॉइलिंग डिफिकल्ट हो गया है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर का फर्क पड़ने वाला है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये मैं यहीं से समझा चुका हूं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, प्रेशर कुकर के केस में हमें मानते हैं कि खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है ना। क्या कारण होता है खाना जल्दी पकने का, क्या रीजन होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सिंपल अगर अपन टेक्निकल वर्ड में बात करें ना, ठीक है, जैसे अगर अपन नॉर्मल अनपढ़ लोगों की तरह बात करते हैं, हम कहेंगे भाप इकट्ठी हो गई प्रेशर कुकर में, ठीक है ना, मतलब स्टीम। तो स्टीम जो है वो खाने को पकाने का काम कर रही है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, ठीक है ना, कि जो स्टीम उसमें इकट्ठी हो रखी है वो उस खाने को जल्दी पका देगी। स्टीम का वहां पे कोई रोल नहीं है खाने को पकाने। एक्चुअली क्या है, खाना कैसे जल्दी पक रहा है कि जैसे ही हमने प्रेशर कुकर में स्टीम बढ़ाई तो वो स्टीम नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी, नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग डिफिकल्ट हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब आप ये सोचो कि जो जिस लिक्विड में खाना पड़ा हुआ है वाटर में, ठीक है,
अगर मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री हो गया सपोज, तो इसका मतलब 300 डिग्री तक वो हीट को रख सकता है ना अपने पास। बाद में 300 से ज्यादा होगा तभी वो उसको बाहर फेंकेगा बॉइलिंग स्टार्ट करके, ठीक है ना। तो अगर ओपन कंटेनर होता तो 100 डिग्री तक रखता मैक्सिमम, और 100 के बाद वो हीट को बाहर फेंकने लग जाता, ठीक है। तो जो खाना अंदर पका पड़ा हुआ है उसे तो 100 डिग्री मिलेगा ना, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दे रहे हो। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देने पर उस अंदर वाले वाटर को ज्यादा हीट मिल रही है। तो अगर वो 300 डिग्री तक हीट ले रहा है तो खाने को भी हीट कितनी मिलेगी, 300 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से वो खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। रीजन समझ में आ गया ना, ठीक है ना। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इसलिए खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक है ना। अब उल्टा एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है कि माउंटेन एरिया में खाना देर से पकता है, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम है तो वेपर तो जल्दी निकल जाएगी ना, और जल्दी निकलेगी तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया उसका। यहां से भी देख लो, प्रेशर डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग इजी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि हाइट पे जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मान लो 50 डिग्री हो गया सपोज, तो खाने को तो हीट 50 तक ही मिलेगी ना, उसके बाद बाकी हीट तो क्या होगी, बाहर फेंकने लग जाएगा बॉइलिंग स्टार्ट करके, है ना। तो इसलिए खाना उसमें क्या होगा, देर से पके। तो फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हमारी, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी दिखाई दे रही है, जो जहां से फॉरवर्ड जाएगा, एक तो ये और एक ये। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि टेम्परेचर होना चाहिए हाई और प्रेशर क्या होना चाहिए लो। अगर ऐसा हुआ तो लिक्विड आसानी से बॉईल करके इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फिजिकल इक्विलिब्रियम में बॉइलिंग ऑफ वाटर के केस में। इवोपरेशन ऑफ वाटर। अब इवोपरेशन ऑफ वाटर और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। बॉइलिंग अगर हम करवा रहे हैं तो 100 डिग्री पर ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है अगर प्रेशर ऊपर से 180 है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन इवोपरेशन की बात करें तो पानी का उड़ना, इवोपरेट होना किसी भी टेम्परेचर पे संभव है, कि जहां उसको इतनी एनर्जी मिल जाए मॉलिक्यूल को कि सरफेस पे आके वहां से वो सरफेस को छोड़ दे। तो इवोपरेशन ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है और इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, ये एक इसमें बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अगर अपन फिजिकल स्टेट की बात करें तो दोनों में एक ही होता है, लिक्विड से हम क्या बना रहे हैं, H2O वेपर, ठीक। अगर मैं इसके लिए देखूं डेल्टा H तो क्या होना चाहिए, लिक्विड को मैं वेपराइज कर रहा हूं तो डेल्टा H इसके लिए भी पॉजिटिव होगा। तो एक चीज तो मुझे यहीं से पता लग गई कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, तो एक फेवरेबल कंडीशन तो ये हो गई। बात समझ आ गई। कम करेंगे तो किधर आएगा, बैकवर्ड। चलो अगर मैं प्रेशर का इफेक्ट देखूं तो प्रेशर का भी सेम ही इफेक्ट है। अगर लिक्विड के केस में मैं देखूं तो वॉल्यूम इज लो, और अगर हम वेपर के केस में देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर जाने वाली है, जिधर वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। तो प्रेशर कम करने पे किधर जाएगी, फॉरवर्ड। इसका मतलब यहां अगर मैं बात करूं फेवरेबल कंडीशन की, तो फेवरेबल कंडीशन यहां टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हाई, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। सेम चीज है, जो वहां पे रिजल्ट आया है वो चीज यहां पे सेम है, लेकिन अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो देख रहे हैं अपन। चलो नोट कीजिए सर। अब देखिए इस वाले केस में अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूं तो Kp क्या आने वाला है, PH2, सही, ठीक है। इसको मैं P मान लूं तो हम यहां से एक चीज जो पहले कर चुके हैं, log 10 K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो Kp इज इक्वल टू P, तो मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो Kp बदलेगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि log 10 P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H0 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका नाम है क्लॉसियस इक्वेशन, क्लेपिरॉन इक्वेशन, ठीक।
अब ये किसके बीच में रिलेशन बता रही है? अगर दो टेम्परेचर है तो दो वेपर प्रेशर। अब मान लो क्वेश्चन बनाए वो, तो दो टेम्परेचर दे के डेल्टा एच की वैल्यू दे दे और एक वेपर प्रेशर दे दिया 24 टोर। सपोज उसने बोल दिया कि 25 डिग्री पर वेपर प्रेशर 24 टोर है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे P1 दे दिया, T1 दे दिया, T2 के साथ मुझे क्या निकालना है? P2। लेकिन उसके लिए एक वैल्यू और होनी चाहिए, वो कौन सी है? डेल्टा एच। तो एक न्यूमेरिकल तो यहां से बन सकता है। ठीक, अब आगे जो हम बात कर रहे हैं इसमें इवोपरेशन ऑफ वाटर, हम केस ले रहे हैं क्लोज कंटेनर। अगर मान लो मैं क्लोज कंटेनर लेता हूं और इसमें लिक्विड वाटर भर दूं, ठीक, तो क्या होगा कि जैसे ही हमने क्लोज कंटेनर में लिक्विड रखा है, इस मॉलिक्यूल सरफेस जो यहां पे होंगे, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, उनमें जिनकी एनर्जी हाई होगी वो यहां वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक, तो इनिशियली लिक्विड वेपोराइज होगा। अगर लिक्विड वेपोराइज होगा तो वाटर का लेवल कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये वाटर का लेवल 0 हो जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो ये वेपर इकट्ठी हुई है ये कंडेंस होना भी चालू कर देगी। ठीक है, शुरू में क्या होगा? कंडेंसेशन की रेट स्लो होगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ कंडेंसेशन या रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसे ये पॉइंट आ जाएगा तो हमें कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब ये इक्विलिब्रियम आ चुका है इस केस में, ठीक है, इक्विलिब्रियम आने के बाद जो वेपर यहां इकट्ठी है, ये वेपर इस कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करेगी और प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक, तो ये जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वेपर प्रेशर ओवर लिक्विड। तो ध्यान दें कि वेपर प्रेशर क्या है? इस प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapor at equilibrium, at equilibrium। ध्यान दें इस बात पे कि ये हम कहां डिफाइन कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पे। तो अगर मान लो वेपर प्रेशर की बात आ गई, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हर टाइम प्रेशर नहीं हो, हर लिक्विड के लिए फिक्स है। और वो कैसे मालूम किया गया है कि अगर उस लिक्विड को हमने कंटेनर में भर दिया, क्लोज कंटेनर में, और उसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया, ठीक है, बहुत लंबे समय तक छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड डिक्रीज होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी ना। मान लो इक्विलिब्रियम 1 घंटे बाद आ गया है, तो अगर हम 10 घंटे बाद भी देखेंगे तब भी इक्विलिब्रियम ही होगा। तो अगर हम किसी भी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख के छोड़ दें तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब ये प्रेशर जितना क्रिएट हो रहा होगा इस कंटेनर की वॉल पे, हम उसी को क्या नाम देंगे? वेपर प्रेशर। तो ऐसा नहीं है कि वेपर प्रेशर को हर समय डिफाइन करेंगे, वेपर प्रेशर को सिर्फ कब डिफाइन करेंगे? जब क्या हो? इक्विलिब्रियम। तो हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है ये, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसे जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होते हैं वो ज्यादा वेपर क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं कंटेनर में, बंद कंटेनर में वाटर और इथाइल अल्कोहल अलग अलग रख दूं तो कहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? अल्कोहल में। कारण क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है दैट मीन्स इट इज मोर वोलेटाइल। ज्यादा वोलेटाइल होगा तो ज्यादा यहां वेपर क्रिएट करेगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिक्विड या जो हमने भरा हुआ है सॉल्वेंट उसके ऊपर। ये बात समझ आ गई सबको? चलिए अब देखिए इक्विलिब्रियम जब आ चुका है, हमने कहा है कि लिक्विड किस किस के बीच में? इक्विलिब्रियम लिक्विड और वेपर के बीच में। तो मैं केपी इसके लिए क्या लिखूंगा? केपी इज इक्वल टू PH2 जो भी अपन ने लिखा है, ठीक है। इसी PH2 को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेपर प्रेशर। ध्यान देना भाई, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वेपर, इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? वेपर प्रेशर। तो मैंने इस PH2 को क्या लिख दिया? वेपर प्रेशर। अब आप ये बताओ कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? K पर। और K डिपेंड्स ओनली ऑन
टेम्परेचर। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, नॉट ऑन प्रेशर, या फिर हमें बोले कि कंटेनर वॉल्यूम, या प्रेशर की जगह मैं यहां लिखता हूं कंटेनर वॉल्यूम, या फिर और अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है लिक्विड का, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया मैंने, ठीक है, जैसे वाटर के केस में हम लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इस कमरे में वाटर को रख के छोड़ दें, ठीक है, और बहुत लंबे समय बाद इसमें एंटर करें, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लगेगी, हमें उमस लगेगी, ठीक है। उसी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ वाटर वेपर से, तो वो प्रैक्टिकली 24 टोर का प्रेशर क्रिएट करती है। 24 टोर बहुत कम है, इस वक्त कमरे में प्रेशर 760 टोर है, समझिए बात को, 760 टोर। और अगर मान लो एयर बिल्कुल माइनस करके सिर्फ लिक्विड वाटर के ऊपर इक्विलिब्रियम देखेंगे, तो उसमें जैसे मान लो एयर भी है, सपोज करो एयर भी है, तो उस एयर में जुड़ जाएगा प्रेशर किसका, वाटर वेपर का। ये बात समझिए ना। तो लेकिन वो वाटर वेपर जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगी ना, वो सिर्फ 24 टोर का होगा। यानी इस कमरे में भी ऐसा संभव है कि कुछ मॉइस्चर पड़ा हो, तो वो मॉइस्चर अभी 24 टोर से थोड़ा सा कम करेगा। 24 टोर से कम क्यों करेगा, क्योंकि कमरा अभी ओपन है। अगर एक क्लोज कमरा होता तो हम मान सकते हैं कि 24 टोर मैक्सिमम तक जा सकता है, लेकिन अभी तो वाटर वेपर उससे कम ही होगी। उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये बात समझ आ गई ना वो कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ केपी पे। केपी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो हमें इससे मतलब नहीं कि कंटेनर कितना बड़ा है या आपने वाटर लेवल कितना रखा हुआ, इससे मतलब नहीं। अगर आप यहां तक पानी भर के छोड़ोगे इसे, तब भी उतना ही क्रिएट होगा, ठीक ना, या यहां तक भर दोगे तब भी वेपर प्रेशर उतना ही क्रिएट होने वाला। नोट कीजिए सर, इट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, ठीक। अब अगर मान लो हम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड एज अराउंड 23.8 टोर, या हम इसको कैलकुलेशन के लिए लगभग 24 टोर मान सकते हैं, ठीक। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर इससे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा कि वेपर प्रेशर इज मोर देन 24 टोर। सेकेंड ऑप्शन, अगर मैं टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, के की वैल्यू कम होगी। के क्यों कम हो रहा है, इसका रीजन डेल्टा एच पॉजिटिव, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर लेस देन कितना हो जाएगा, 24 टोर। एक तो ये चीज मुझे पता लगी, ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि वाटर जो है, ये वेपर प्रेशर जिसको बोल रहे हैं, इसी को हम एक्वस टेंशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर अगर कहीं लिखा हो, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज सेम एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और जो कि कितना है 25 डिग्री पर 24 टोर के बराबर। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ होगा, ठीक। तो अगर कहीं पर वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, एयर के साथ भी होगा, तब भी मैक्सिमम कितना प्रेशर क्रिएट कर पाएगा, 24। यानी अगर आप इस कमरे को क्लोज करके इसमें पानी रख के यहाँ छोड़ दो, ठीक है, अगर आप 100 दिन बाद भी आएंगे या 10 दिन बाद भी आएंगे, तो अगर वहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, तो उस एयर में एयर का जो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप इस कंटेनर को छोड़ के जा रहे हैं तो एयर पड़ी हुई है पहले से ही, ठीक है, तो उसका तो पार्शियल प्रेशर है ही सही, लेकिन डाल्टन लॉ से उसमें वेपर प्रेशर भी ऐड हो जाएगा। सपोज करो पहले जो है 700 टोर था, तो 24 टोर उसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा। ये बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर एयर हमने छोड़ी हुई है उसमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 24 टोर ही हम कमरे में घुसेंगे तो 24 टोर ही मिलेगा हमें, उसमें
उस टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर का 24 टोर है, और बाकी प्रेशर तो किसकी वजह से है, जो इस एयर भरी हुई है, जो गैसेस यहां पर है, ठीक है। तो इसी वेपर प्रेशर को हम एक और नाम से बोलते हैं, वो कौन सा है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए नोट कि एट इक्विलिब्रियम एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। अब मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि अगर हमने इक्विलिब्रियम आने तक वेट किया, ठीक है, तो उसमें जो वेपर्स आएगी वो मैक्सिमम 24 टोर तक आएगी, उससे ज्यादा आ नहीं सकती, ठीक है। तो जितनी वेपर वो ले सकता है मैक्सिमम उतनी रखेगा, और जितनी मैक्सिमम ले रहा है उतनी रखेगा। इसका मतलब इट इज सैचुरेटेड। किसी सॉल्यूशन को या एयर को हम सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब जितना अमाउंट उसमें आ सकता है। जिसे हम सोल्ट के केस में यूज करते हैं वर्ड, आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है कि सोल्युबिलिटी, अगर सोल्युबिलिटी पे आ गया है तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। वैसे ही एयर भी सैचुरेटेड होगी वाटर वेपर से, कहां पर, इक्विलिब्रियम। अब अगर ये सैचुरेटेड है तो इसको स्टैंडर्ड मान के हम ये बोल देते हैं कि ह्यूमिडिटी इज 100%, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड मान के हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालेंगे कि जैसे इस कमरे में पानी भरा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जब मैंने यहां अंदर एंटर किया तो इस वक्त 24 टोर है मैक्सिमम, और इस कमरे में ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी 100%। अगर जैसे मैं कमरे को ओपन कर दूं तो 24 टोर तो नहीं एक्वायर होगा ना कभी भी, क्योंकि ओपन कंटेनर है। अब 24 टोर से कम हो रहा है, जैसे मान लो ओपन कंटेनर है, अभी क्लोज रूम है, ओपन रूम है एक तरह से। अगर यहाँ वाटर वेपर किसी तरीके से प्रेशर मालूम कर लिया और 12 टोर आ रहा है, तो हमें बोलेंगे इस कमरे में 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100। परसेंटेज में दिखाया जाएगा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब फर्क समझो इसमें, वेपर प्रेशर वाटर और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर में क्या डिफरेंस है। इट इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। अभी अगर ओपन कंटेनर है, ओपन रूम है, तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन वहां पे वाटर वेपर का प्रेशर तो होगा ना, कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो ओपन सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, जो भी वाटर या मॉइस्चर पड़ा हुआ है उसका प्रेशर मालूम कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, और उससे किससे डिवाइड कर देते हैं, वेपर। ये मैक्सिमम है, तो इसके हिसाब से हमने ह्यूमिडिटी कितनी मानी, 100। अब मान लो ये 24 है, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये चीज 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी रखी जाएगी, 24। अब मान लो कमरे में अभी हम आए, ओपन कंटेनर है, ओपन रूम है, 12 टोर पता लग गया, तो 12/24 × 100 ह्यूमिडिटी इस कमरे में कितनी होगी, 50%। समझ के बात हो। तो जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो इस तरीके से मेजर की जाती है, ठीक है ना, कि जो सराउंडिंग, जैसे बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, ठीक है, तो ओपन सराउंडिंग में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये 24 से ज्यादा नहीं हो सकता, इवन 24 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो तो क्लोज में ही हो सकता है, इक्विलिब्रियम में आएगा तभी पॉसिबल है। तो 24 से कम ही होगा, मान लो 20 आ गया, तो 20/24 × 100 करके मिले। क्लोज कंटेनर में तो हो सकता है 24। हाँ, क्लोज कंटेनर में, उसी को तो मान के कर रहे हैं अपन स्टैंडर्ड। अब एक मैं क्वेश्चन ये ले रहा हूं यहां पे कि सपोज हमने एक पिस्टन लिया, ठीक है, और पिस्टन में हमने लिक्विड जो है रखकर, यहाँ वेपर जो है इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है, ये यहाँ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, H2O लिक्विड, H2O वेपर। अब क्वेश्चन ये है कि इफ पिस्टन इज मूव्ड डाउनवर्ड, what will be effect on amount of लिक्विड वाटर। बताइए, तीन ऑप्शन है अपने पास,
बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा? बोलो बताओ। अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर बढ़ जाएगा, सही है। क्यों? एक मिनट, प्रेशर नहीं तो फिर कॉम्प्रेस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ जाएंगे। हाँ वो तो एक फिजिकली अपन सोच रहे हैं, इक्विलिब्रियम के हिसाब सोचते हैं अभी, ठीक है ना, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के हिसाब सोचेंगे। ये समझ गए क्वेश्चन? तो अभी अपन देखते हैं उसको। ये क्वेश्चन समझ गए? कंटेनर में इक्विलिब्रियम है, किसके बीच में? लिक्विड और वेपर के बीच में। मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, इफ पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। तो हम दो तरीके से इसको समझ रहे हैं, नोट करो बेटा, कि इक्विलिब्रियम है H2 लिक्विड और H2 वेपर के बीच में, ठीक है। और हम ये बात कर रहे हैं कि सडनली हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम जैसे पिस्टन का डिक्रीज होगा प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें, और प्रेशर बढ़ने पर एक लाइन हमने अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता हो। तो यानी कि डिक्रीज होगा यानी रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगी तो लिक्विड बढ़ता जाएगा और वेपर कम होती जाएगी, तो कंडेंस हो रहा है। समझ गए बात को? ये हमने किस चीज से देखा है? एक्सप्लेनेशन किस, जो अपने लैंग्वेज लिखी थी उससे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि Kp इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं? PH2, या हम इसको लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो यहां क्या आएगा? NH2O RT/V। सही बात है। अब आप ये देखो कि अगर मान लो इसको तो मैं क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदल रहा हूं मैं। अगर मैं इसे कांस्टेंट रख रहा हूं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम में क्या कर रहा हूं? डिक्रीज कर रहा हूं। अब आप ये देखो कि वॉल्यूम अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं और ये चीज कांस्टेंट रहनी है तो इसके बारे में क्या कमेंट करें? ये भी डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। अब एक्चुअली P वाटर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर में जो N वाटर है ये किसका है? वेपर का है ना। बोलो, जब पार्शियल प्रेशर में अपन nRT/V लगा रहे हैं तो N तो किसके मोल होंगे? गैस के, गैस के यानी वेपर के। तो हमने यहां से देख लिया कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज होना चाहिए। तो हम वेपर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो वेपर कन्वर्ट किस में हो रही है? लिक्विड में। तो लिक्विड का अमाउंट, बात समझ आ गई सबको? दो तरीके से अपन इसका जवाब दे सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का केस में ले रहा हूं तो H2O सॉलिड और ये बदल रहा है H2O लिक्विड में, इसी को मेल्टिंग बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड। जब ये इक्विलिब्रियम होगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये भी प्रेशर पे डिपेंडेंट है, किस पे? 180। अब आप ये बताइए कि सॉलिड्स को लिक्विड में चेंज करना है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि यहां हीट रिक्वायर्ड होगी तो डेल्टा H इसका क्या होगा? पॉजिटिव। चलिए ये अपन करेंगे। यहां से कंक्लूजन बता सकता हूं ना मैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो K की वैल्यू, रिएक्शन किधर जाएगी? तो एक फेवरेबल कंडीशन तो ये होगी मेरे पास, ठीक। अब मैं दूसरी फेवरेबल कंडीशन निकाल रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि डेंसिटी किसकी हाई होगी? डेंसिटी लो और यहां डेंसिटी हाई। अब ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली तो ये होता है कि सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है और डूब जाता है, लेकिन आइस की डेंसिटी लो होती है और पानी पे तैरता है। प्रैक्टिकल बात है ना ये? अगर डेंसिटी हाई होगी तो डूब जाएगा फिर वो। तो डेंसिटी लो होती है आइस की लिक्विड के कंपेयर में। अगर डेंसिटी लो है और मास दोनों का सेम है तो वॉल्यूम इसका हाई होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? लो। ये बात समझ में आ गई? केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है कि आइस में केजेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो काफी सारा स्पेस उसमें अनऑक्यूपाइड होगा केजेस की वजह से। सो आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम, ठीक ना। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर वॉल्यूम कम होता हो। किधर कम हो रहा है?
तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? अच्छा, अब अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कमेंट करते हैं। अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया तो ये किधर जाएगी? बैकवर्ड। अगर इधर जा रहा है तो मेल्टिंग इजी हो गई, और इधर जा रहा है बैकवर्ड तो मेल्टिंग डिफिकल्ट हो गई। अब ये बताइए कि मेल्टिंग डिफिकल्ट किस सॉलिड की होती है? दो सॉलिड में कंपेयर करें, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। इसका मतलब मेल्टिंग डिफिकल्ट होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई। और इस केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? हाई प्रेशर। तो मैं यहां कमेंट कर देता हूं कि फेवरेबल कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी इसके लिए? टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर ऑल्सो शुड बी हाई। लेकिन ये खास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी लो है, नोट कीजिए बड़ा। लास्ट केस है बस ना, मेल्टिंग ऑफ मेटल। अगर मैं मेल्टिंग की बात करूं, जैसे सपोज करो हमने Ag मेटल ले लिया, लिक्विड सॉलिड, और Ag को कन्वर्ट कर दिया हमने लिक्विड में। Ag बहुत अच्छा मेटल है ना? चलो, Ag को हमने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। अब बताइए, मेटल को अगर हम मेल्ट कर रहे हैं तो हीट इज रिक्वायर्ड ऑलवेज। हीट रिक्वायर्ड है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव। मैं यहीं से कमेंट कर सकता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो फेवरेबल कंडीशन होगी। ऑब्वियस ही बात है, मेटल को अगर मेल्ट करना है तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड। मोर हीट इज रिक्वायर्ड मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा मेल्ट होगा। तो ये तो लॉजिक से देख सकते हैं अपन। अब मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, सॉलिड और लिक्विड में, तो इसकी डेंसिटी हाई होगी। अभी मतलब ये रेगुलर पैटर्न हो गया इसका। आइस के केस में एक्सेप्शन था, लेकिन मेटल के केस में, मेटल जब सॉलिड कंडीशन में होगा तो डेंसिटी हाई होगी और लिक्विड में डेंसिटी लो होगी। तो उल्टा सोच लें कि वॉल्यूम यहां लो होगा और यहां वॉल्यूम हाई होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो किधर जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड। और अगर प्रेशर कम कर दें तो किधर जाएगी? फॉरवर्ड। अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा? अगर फॉरवर्ड गई तो मेल्टिंग इजी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बैकवर्ड गई तो मेल्टिंग डिफिकल्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब ये फैक्टर अपन कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं मेटल को मेल्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो सॉलिड जो है एटम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। मेल्ट करते वक्त क्या होता है? उनके बीच का अट्रैक्शन टूटता है और फ्रीली वो मूव करने लग जाते हैं। अब आप सॉलिड लेकर उस पर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो तो जो एटम बंधे हुए हैं उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो निकलना मुश्किल होगा, इसका मतलब मेल्टिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। कब? जब मैं प्रेशर हाई कर रहा हूं। प्रेशर हाई कर रहा हूं तो मेल्टिंग डिफिकल्ट है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक। तो इसमें फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? टेम्परेचर शुड बी हाई और प्रेशर शुड बी लो। बात समझ आ गई है, ठीक है ना। तो यहां फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं? पहला तो ये वाला हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? डेल्टा एच। और प्रेशर वाला इफेक्ट देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कहां पे कम है। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर ही जाएगी जिधर वॉल्यूम कम है। जैसे यहां प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम इधर कम है तो फॉरवर्ड चली गई, फॉरवर्ड चली गई तो मेल्टिंग इजी, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। और इधर मेल्टिंग डिफिकल्ट हो जाएगा बैकवर्ड जाती, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको अपन यहां इंप्लीमेंट कर दें। अगर प्रेशर मैंने बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, क्यों? क्योंकि इधर वॉल्यूम कम हो रहा है। बैकवर्ड गई तो मेल्टिंग डिफिकल्ट हो गया, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। और अगर फॉरवर्ड गई तो मेल्टिंग इजी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।